नमस्कार बच्चों, आज हम अपने नई क्लास में अंशों के हरण टॉपिक को देखेंगे। इसमें अंशों का हरण, सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण किस प्रकार होता है, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण किस प्रकार होता है और प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण किस प्रकार होता है, उस पर आज हम अपने अध्ययन करेंगे। अंशों का हरण। अंशों का हरण का अर्थ है कभी कभी अंशधारक आवंटित अंशों पर एक या अधिक किश्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास चूककर्ताओं के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहते हैं। हरण का अर्थ अनुबंध टूटने के कारण आवंटन का निरस्तीकरण और अंशों पर प्राप्त राशि को अंश हरण राशि के रूप में मानते हैं। अंश हरण का संक्षिप्त लेखांकन उन शर्तों पर निर्भर है जिन पर से अंश जारी किए गए हैं। तो अंशों का हरण हम सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण कर सकते हैं, अधिमूल्य या प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण कर सकते हैं या बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण कर सकते हैं। अब देखते हैं अंश हरण की किस प्रकार होता है। जब कोई अंशधारक अंश की पूरी राशि नहीं चुका पाता तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। अंशों की कोई भी राशि न चुकाने पर जब्त किया जा सकता है अंश, चाहे वो आवंटन की राशि हो या याचना की राशि हो। जो भी पैसा वो अब तक दे चुका है, कौन? आवेदनकर्ता या अंशधारक, उस पैसे को कंपनी अपने पास रख लेगी और अंशधारक उस राशि के लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकता। कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो इस हरण को रद्द भी कर सकती है और हरण किए हुए अंशों को कंपनी दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित भी कर सकती है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, होंडा लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया जो इस प्रकार दे थे। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, प्रथम मांग पर 20 रुपये, अंतिम मांग पर 30 रुपये। 10,000 अंशों के लिए आवेदन और आवंटन हुआ। सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर देय मांगों को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हुई। इन अंशों का हरण कर लिया गया। रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आवेदन पर 20 रुपये है, कितने? 10,000 अंशों का। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जो 10,000 अंश हैं, प्रति अंश 100 रुपये करके है। तो अब इस प्रश्न को हल करना हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली प्रविष्टि, हरण के समय भी हमारी प्रविष्टि कहाँ हरण होगी? जहाँ पर अमाउंट प्राप्त नहीं होगा। तो पहली प्रविष्टि हमारी क्या हो जा रही है? बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से आवेदन की राशि प्राप्त हुई। ये सब आपके सब बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। और नरेशन मैं आपको अभी केवल शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। आपको नरेशन पता है, आपको कैसे डिटेल में नरेशन लिखना है। तो यहाँ पर हमारे 10,000 अंश हैं जिसे हमने 20 रुपये आवेदन के प्राप्त किए, है ना? ठीक है, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर अमाउंट? 2 लाख रुपए। ये फर्स्ट प्रविष्टि होगी। दूसरी प्रविष्टि हमारी क्या होगी? आवेदन की राशि को हम अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो होगा अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। आवेदन की जितनी अमाउंट है 2 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर आवेदन की राशि सभी प्राप्त हो गई है शुरू में। थर्ड प्रविष्टि हमारी क्या होगी? थर्ड होगी हमारी आवंटन की। तो आवंटन की क्या है? 30 रुपये है। 30 रुपये को 10,000 अंशों से हम कैलकुलेट करेंगे। अब आवंटन की देय की प्रविष्टि पहले होगी, तो अंश
आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपए। ये देय की प्रविष्टि हो गई। अब आवंटन की राशि प्राप्त करने की होगी। बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। आवंटन की भी राशि प्राप्त हुई है 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। डेबिट क्रेडिट में 3 लाख रुपए। नरेशन आपको आता है। आवंटन की राशि प्राप्त हुई। पांचवी प्रविष्टि हमारी प्रथम मांग की है। तो ये कितना है? 20 रुपए 10,000 अंशों पर। तो हमारी प्रविष्टि क्या होगी? देय की होगी। अंश प्रथम याचना खाता डेबिट खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। कितना? 20 रुपए करके आपका 10,000 अंशों का। तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए आपका। प्रथम याचना की राशि देय। छठवीं प्रविष्टि प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने की। बैंक खाता डेबिट और अंश प्रथम याचना खाता से। अंश प्रथम याचना खाता से। प्रथम याचना की राशि प्राप्त हुई, परंतु यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपको कितने अंशों पर प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो रही है। देखिए ये जो 300 अंश हैं, सुप्रिया ने जो 300 अंश दिए हैं, उन 300 अंशों पर आपको आवंटन तक राशि प्राप्त हुई है। यानी ये दोनों आपको प्राप्त हुई है और ये दोनों पर आपको ये 300 प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जब हम राशि प्रथम मांग की और अंतिम मांग की राशि प्राप्त करेंगे तो वहां से हमको इन अंशों की राशि को घटा देना है। ठीक, वो कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। पहले हम प्रथम याचना की देखते हैं। प्रथम याचना की देखते हैं तो हमारे पास राशि कितनी आनी चाहिए। देखिए प्रथम याचना की 2 लाख रुपए हो रही है ना। कितने अंशों का हो रहा है वो आपका? 10,000 अंशों का। 10,000 अंशों पर कितनी राशि मिल रही है? 2 लाख रुपए। और 300 अंशों पर 300 अंशों पर आपको 20 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। तो 300 अंशों का 20 रुपए करके कितना हो जाएगा आपका? 6,000 रुपए। तो ये 6,000 हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1,94,000 रुपीज़। 1,94,000 रुपये। तो हम ये 1,94,000 रुपये जो प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री यहाँ कर रहे हैं। 194। ये हो गया। तो आपका नरेशन यहाँ क्या बनता है? यहाँ पे हमारा नरेशन बनता है कितने अंशों पर आपको प्राप्त हुआ। 10,000 से यदि हम 300 अंशों को घटा देते हैं, 10,000 में से यदि हम 300 अंशों को घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है?
तो हमें कितना प्राप्त होता है बताइए। 9,700 अंशों पर हमें राशि प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, 9,700 अंशों पर 20 रुपये प्रति याचना राशि प्राप्त। प्रथम याचना राशि प्राप्त। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अंतिम याचना की राशि की प्रविष्टि करने। हमारी 7वीं प्रविष्टि क्या बन रही है, अंतिम याचना की राशि देय की प्रविष्टि। तो हो जाएगा हमारा अंश अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। राशि कितनी हो रही है यहाँ पे, 30 रुपये करके है। तो 30 रुपये करके 10,000 अंशों पर हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3 लाख रुपए। हो गया, देय की प्रविष्टि हो गई। अब प्राप्त होने की प्रविष्टि है, 8वीं प्रविष्टि आपकी। अब प्राप्त कैसे होगी, जितनी राशि हमें प्राप्त हो रही है, यानी ये 300 अंशों पर द्वितीय मांग की राशि, अंतिम मांग की राशि भी प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका भी हमको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। यदि हम अंतिम मांग की कैलकुलेशन करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, देखिए। आपको 10,000 अंशों पर 30 रुपये करके 3 लाख रुपए प्राप्त हुए, और 300 अंशों पर आपको 30 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। ये आपको क्या है, प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, कितना हो रहा है अमाउंट इसका, 9,000 रुपये। तो 3 लाख से यदि हम 9,000 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2,91,000 रुपये। हमको इतनी ही राशि प्राप्त हो रही है। तो हमारी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, बैंक खाता डेबिट अंश अंतिम याचना खाता से। राशि कितनी, 2,91,000 रुपये, 2,91,000 रुपीज़। इसका नरेशन भी सेम आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने प्रथम याचना का लिखा था, 9,700 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश याचना राशि, अंतिम याचना राशि प्राप्त हो गया। अब आते हैं हमारा आज की टॉपिक का मेन पार्ट है, ये है हमारा अंशों का हरण। अब आपने क्या देखा, जितने सममूल्य पर अंश निर्गमित हुए थे तो हम सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करेंगे। तो यहाँ पर हरण की प्रविष्टि क्या होगी, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपको एक चीज़ से ध्यान रखना है कि जब भी आप हरण की प्रविष्टि करते हैं तो आपको हमेशा यहाँ अंश पूंजी खाते को डेबिट करना है। अंश पूंजी खाता डेबिट, आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप हरण की प्रविष्टि करेंगे, ये आपकी हरण की प्रविष्टि है।
अंश हरण की प्रविष्टि। अंश हरण की प्रविष्टि के समय हमेशा अंश पूंजी खाता डेबिट होगा, और जो जो अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें सुप्रिया ने दोनों प्रथम मांग और अंतिम मांग की राशि नहीं दी है, तो यहाँ पर उनको वो दोनों खाते हमें क्रेडिट करके खोलना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा अंश प्रथम याचना खाता से अंश अंतिम याचना खाता से। यहाँ पे सुप्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी की जर्नल प्रविष्टि है। हम कौन सी कंपनी का खाता बना रहे हैं? हम बना रहे हैं होंडा लिमिटेड का, तो ये होंडा लिमिटेड का है, होंडा लिमिटेड की जर्नल प्रविष्टि। तो इसमें अब सुप्रिया के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल यहाँ प्रविष्टि करनी है हमारे पास जितने अंशों की राशि प्राप्त हुई है और जिनकी राशि प्राप्त नहीं हुई है। अब ये देखिए, ये दोनों राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हम ये दोनों प्रविष्टि किए हैं, और जिसकी राशि प्राप्त नहीं है केवल वही दो प्रविष्टियां यहाँ खुलेंगी, खाते खुलेंगे, और आपकी तीसरी प्रविष्टि हो जाएगी अंश हरण खाता से, खाता से। अब ये जो लिखा आपके पास जर्नल प्रविष्टि आपके पास क्लियर हो गई। अब इस जर्नल प्रविष्टि में हमको अमाउंट कैसे लिखना है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितने अंशों को हमने जब्त किया। एक्चुअली हरण हमने किया कितने? 300 अंशों का, क्योंकि इन 300 अंशों पर ही हमें प्रथम और अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जिन अंशों पर कोई भी किश्त बच जाता है, जिसका भुगतान नहीं हो पाता है, अंशधारक उसकी संपूर्ण राशि, जितने अंशों की संपूर्ण राशि अंशधारक नहीं चुकाएगा, केवल उन्हीं अंशों का हरण होगा। इस प्रश्न में सुप्रिया ने 300 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना की राशि जमा नहीं कर पाई, भुगतान नहीं कर पाई उसने, इसीलिए हम उसके इन 300 अंशों का हरण करेंगे। अब ये 300 अंशों का हरण होगा, ठीक, लेकिन ये अंश कितने रुपए के थे? देखिए यहाँ पर हमको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रति अंश 100 रुपए थे, प्रति अंश 100 रुपए थे। ये 100 रुपए पूरे मांग लिए गए हैं, मांग लिए गए हैं। हम जितने प्रति अंश का जितना रुपए हम मांगेंगे उतने ही अंशों, उतने ही रुपए का हम हरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देती है मांग लिए हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चल रहा है हमारा ये 20 रुपए प्लस 30 रुपए प्लस 20 रुपए और प्लस 30 रुपए, ये टोटल हमारा 100 रुपए हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने ये जो 100 रुपए प्रति अंश है इसे पूरे उसने मांग लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमको अंश पूंजी खाते में अमाउंट लिखना है, यदि उसने पूरी राशि प्राप्त मांग ली है कंपनी ने, तो यहाँ पे हमारा पूरी राशि के साथ इस 100 रुपए से हमें इसको गुणा करना है। किसको? अंश को। ये अंश है और ये प्रति अंश 100 रुपए से हम इसको गुणा करेंगे, ये हमें मिलेगा 30,000 रुपये। ये अमाउंट हमारा जाएगा अंश पूंजी खाते में। तो यहाँ हमारा 30,000 रुपये अंश पूंजी खाते में गया। क्लियर? अब जो राशि प्राप्त नहीं हुए, तो हमने कैलकुलेशन में देखा कि हम प्रथम याचना का 6,000 रुपये नहीं दिए हैं और अंतिम का हम 9,000 नहीं दिए हैं। किसने? सुप्रिया ने ये नहीं दिया है, नहीं भुगतान किया, नहीं प्राप्त हुआ है ना। ये जो 9,000 6,000 प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो प्राप्त नहीं हुआ है उसका खाते में वो राशि लिख दी जाएगी। तो प्रथम याचना से है, यहाँ आ गया 6,000 रुपये और अंतिम याचना का 9,000 रुपये। क्लियर? ये एकदम साफ। अब यहाँ पे एक अमाउंट हमारे पास कैलकुलेशन में आता है, वो अमाउंट क्या है? ध्यान दीजिए। अंश हरण खाते में अंशधारक जितने राशि भुगतान कर चुका है उसका ही हरण किया जाएगा। यानी हम किसी भी चीज़ का कब जब्त कर सकते हैं? जब वो राशि हमारे पास होती है। यदि
पुलिस वाला आपकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लेगा तो वो ले जाएगा अपने थाने में, आपसे ले जाएगा, आपकी संपत्ति को वो ले जाएगा। तो यहाँ पर भी यदि हमें हरण करना है तो अंशधारी का जो रकम, जो राशि कंपनी के पास है वो उन्हीं पैसे को जब्त कर सकती है, उन्हीं की अमाउंट को वो हरण कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस 300 अंशों पर, सुप्रिया के इन 300 अंशों पर सुप्रिया ने क्या क्या दे दिया था? सुप्रिया ने आवेदन का 20 रुपये और आवंटन का 30 रुपये दे दिया था। तो यहाँ पर सुप्रिया ने आवेदन के 20 रुपये और आवंटन के 30 रुपये दे दिए हैं। तो कितना हो गया उसका बताइए? 300 अंशों पर वो उसने 50 रुपये दे दिए, तो अमाउंट कितना हो रहा है? 15,000 रुपये हो रहा है। इस अमाउंट को ही हम जब्त करेंगे, इसे ही हम हरण करेंगे और यही राशि अंश हरण खाते में जाएगी। तो हमारी राशि कितनी होगी? 15,000 रुपये। ठीक, नरेशन क्या होगा इसका? अमाउंट को आप डेबिट क्रेडिट को टोटल करके देख लीजिए, तो आपका हो गया 300 अंशों का हरण किया गया। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि हम प्रीमियम पर, हमारा जो प्रश्न अभी बना वो बना सममूल्य पर यदि अंशों का निर्गमन हुआ है और उन अंशों का हरण करना है, तो ये हमने प्रश्न बनाया। अब हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया है तो उसके हरण की प्रविष्टि क्या होगी। तो आप मान के चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही पोर्शन है, अंश हरण का जो पोर्शन है यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका 1 नंबर का भी प्रश्न बन जाता है, 3 नंबर का भी प्रश्न बन जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं, जिसमें सुनैना ने, जिसके पास 10 रुपये प्रत्येक के 500 अंश हैं, 10 रुपये प्रत्येक के 500 अंश हैं, किसके पास? सुनैना के पास। उसने आवंटन के 4 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम सहित और प्रथम और अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों का प्रथम और अंतिम मांग के बाद हरण कर लिया गया। अब इसके बाद उसके अंशों का हरण कर लिया गया। अब हमको इस प्रश्न को हल करना है। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है? देखिए, इसमें आवंटन, आवेदन का कोई भी शब्द यहाँ नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे प्रश्नों को कैसे समझना है? देखिए कि यहाँ पे प्रति अंश 10 रुपये है और यहाँ प्रीमियम बताया है, तो वो कितने अंशों को कितने पर निर्गमित कर रहा था? वो 12 रुपये पर निर्गमित किया है अंशों को। ठीक, 10 रुपये, ये 12 रुपये कैसे हुआ? 10 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम का। ठीक, क्लियर हुआ? तो चलिए अब यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है? देखिए, आवंटन का 4 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्लस है, और प्रथम और अंतिम मांग कितना है? 3 रुपये। प्रश्न में देखिए 3 रुपये है, तो ये कितना हो रहा है टोटल आपका? 4 और 3 7, जबकि प्रीमियम सहित तो कितना होना चाहिए? प्रीमियम सहित कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो इस 7 को 12 के लिए हमको कितना बनाना पड़ेगा? इसमें 5 रुपये और प्लस करना पड़ेगा। तो ये 5 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आवेदन का, जो कि हमें प्रश्न में नहीं बताया है, पर हमें उसको कैलकुलेट करके निकालना है, हमको उसको समझना है। ठीक, इतना हमारे पास गिवन है। इस गिवन का इसके साथ कैलकुलेट करते हुए हमने पता लगाया कि आवेदन का 5 रुपये था, आवंटन का 4 रुपये था, जिसमें 2 रुपये प्लस प्रीमियम सहित है, वो है ना, प्रीमियम सहित है वो। क्लियर हुआ? और प्रथम और अंतिम मांग दी है। तो ये दोनों वो भुगतान नहीं किया है, केवल ये उसने भुगतान किया है।
तो अब इसके आधार पर हमारी जर्नल प्रविष्टि होगी। कैसे होगी? हमें पता है हरण की पहली प्रविष्टि क्या होती है। इस प्रश्न में आपको केवल देखिए, प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि अंशों का हरण करने की योजना आमच्या प्रविष्टि, तो हमको इसमें केवल हरण की जर्नल प्रविष्टि करनी है। ठीक, तो इसमें पहली प्रविष्टि क्या होगी हमारी? अंश, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि अंशों का हरण कर रहा है तो हमारी अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। अंश पूंजी खाता डेबिट। ठीक, और चूंकि ये प्रीमियम पर निर्गमित था अंश, ये प्रीमियम पर निर्गमित था, देखिए 2 रुपये प्रीमियम सहित, तो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन हुआ था, तो इसीलिए प्रीमियम की राशि को हमको क्या करना है, जब हम अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो अब उन अंशों को जब्त कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाता डेबिट। और जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उनका खाता खोलना है क्रेडिट में, तो यहाँ आवंटन का नहीं मिला है, तो इसीलिए अंश आवंटन खाता डेबिट। और प्रथम और अंतिम याचना भी नहीं मिला है, इसीलिए अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से। और हरण कर रहे हैं इसीलिए अब हरण खाता खोलना है, अंश हरण खाता से। ये तो प्रविष्टि क्लियर हो गई। अब इसमें अमाउंट हमको कैसे लिखना है? अमाउंट हमको कैसे लिखना है? तो हमको पता है कि जितने पे अंशों का जो वास्तविक मूल्य प्रति अंश था निर्गमन के समय, तो यहाँ पर 500 अंशों पर 10 रुपये प्रति अंश है ना, 10 रुपये। याद रखेंगे हरण के समय आपका जो अंश पूंजी होगा उसमें प्रीमियम का अमाउंट को आप प्लस नहीं करेंगे, आप प्रीमियम का अलग से एक खाता खोल रहे हैं, इसलिए प्रीमियम की राशि का अलग से हम उस खाते में प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपये किसका हो गया? हमारा अंश पूंजी का। तो ये हो गए हमारे 5,000 रुपये। ये 5,000 हमारा कहाँ जाएगा? अंश पूंजी खाते में। तो अंश पूंजी खाते में डेबिट में 5,000 रुपये। अब इन 500 अंशों पर हमारा ये पूंजी खाते का राशि हो गया। अब ये प्रीमियम का हो रहा है, 500 अंशों पर 2 रुपये प्रीमियम है, तो कितना हुआ? 1,000 रुपये। तो हमारा प्रीमियम खाते में 1,000 रुपये और चले गए। अब जो प्राप्त नहीं हुआ है आवंटन, आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। 500 अंशों पर कितना आवंटन था? 4 रुपये। प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हम पूरी राशि का एंट्री करेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2,000 रुपये। ठीक, क्लियर कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पे लिखे 2,000 रुपये। प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि क्या हो जाएगी? इसकी राशि हो जाएगी हमारी 500 अंशों पर 3 रुपये था, है ना? तो कितना हो गया? 15। तो हमारा इस पे चला गया 1,500 रुपये। प्रथम और अंतिम याचना की राशि 1,500 चली गई। अब आते हैं हम हरण खाते में। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हरण खाता। तो हरण के खाते की राशि निकालना कैसा होगा? जितने अंशों को हमें हरण करना है,
यहाँ 500 अंशों को हरण करना है और इस पर क्या भुगतान कर दिया गया है, क्या चुका दिया गया है। केवल आवेदन का राशि चुका दिया गया है और हमने कैलकुलेशन में देखा आवेदन कितना निकला था हमारा, 5 रुपीज़ निकला था। तो कितना हो गया, ये 2500 हो गया। तो ये हरण खाते में चला जाएगा 2500 रुपये। तो अब देखिए डेबिट में आपका 5000 प्लस 1000 6000 हुआ और क्रेडिट में भी आपका कितना हुआ 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 2500 6000। तो आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्लियर टोटल हो गया। अब यहाँ पर प्रविष्टि क्या होगी, प्रविष्टि सीधा क्या हो जाएगी आपकी 500 अंशों का 500 अंशों का हरण किया गया। ठीक, ये हो गया हमारा हरण की प्रविष्टि। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आता ही है। हरण की प्रविष्टि ऐसे ही आती ही है आपकी, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। बट्टे पर, यदि अंशों को हम बट्टे पर निर्गमित किए हैं, यदि अंशों का बट्टे पर निर्गमन हुआ है तो उसका हरण कैसे होगा उसको देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, जो गिवन है प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। गिवन में हमारे पास है 20,000 अंशों का निर्गमन 100 रुपये प्रति अंश, 10 रुपये बट्टा, आवेदन 25 रुपये, आवंटन 25 रुपये, प्रथम याचना 25 रुपये, अंतिम याचना 15 रुपये। ऋतु जिसने 1000 अंश आवेदित किए थे, यानी ऋतु ने 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसे केवल 600 अंश ही आवंटित हुए और हमें हरण की प्रविष्टि करनी है। कैसे, फर्स्ट कंडीशन है आवंटन एवं प्रथम मांग नहीं मिला है, ऋतु ने आवंटन और प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है और उसके अंशों का हरण करना है। और सेकंड कंडीशन है ऋतु ने केवल प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है, उसके अंशों का हरण करना है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको इसका टोटल कितना मिलता है 90 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ हमारा अंश कितने का है 100 रुपये का है और यहाँ हमारा 90 हो रहा है। मतलब ये जो 10% बट्टा है, ये 100 रुपये पर 10% बट्टा कितना होगा 10 रुपये। इस बट्टे को हम किसके साथ लेंगे, इस बट्टे को हम लेंगे आवंटन के साथ। तो ये हमारा 35 रुपीज़ हो जाता है। तो ये हमारा प्लस बट्टे की राशि मिला के ये कितना हो गया हमारा 100 रुपीज़ का ये अमाउंट हमारा बन जाता है। तो अब हम इसकी जर्नल प्रविष्टि देखते हैं। यहाँ पे जो नहीं था हमारे पास जानकारी, उस जानकारी को हमने लिया। अब हमको प्रश्न में ये बताया कि ऋतु है जिसको 1000, ऋतु ने क्या किया 1000 अंश को आवेदन किया, उसने 1000 अंशों का आवेदन किया, तो कंपनी ने उसे केवल 600 अंश आवंटित किए और उसके आगे के जो पैसे हैं, यानी जो अतिरिक्त राशि उसे प्राप्त हुई है, उसे यहीं पर समायोजन करना है, उसका समायोजन करना है। कब, आवंटन पे समायोजन करना है। ठीक, और अब कंडीशन क्या दिया है कि हरण की जर्नल प्रविष्टि करनी है, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण की जर्नल प्रविष्टि करनी है, पर 2 कंडीशन दे दिया है। पहला कंडीशन है कि आवंटन एवं प्रथम मांग नहीं प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त नहीं हुआ, ये दोनों अप्राप्त हैं। ठीक है, और प्रश्न में ये बता दिया है आपको कि हरण प्रथम याचना के बाद ही अंशों का हरण कर लिया गया है, प्रथम याचना के बाद ही अंशों का हरण कर लिया गया है, मतलब अंतिम याचना हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए अंतिम याचना जब हुआ ही नहीं है तो हमें इसकी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। क्लियर, अब हमको अपना कैलकुलेशन इसी पे लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन जब है हमारे पास आवंटन एवं प्रथम मांग नहीं दिया है तब हरण करना है, तो हम ये फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आवंटन एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया, भुगतान नहीं किया। इस फर्स्ट कंडीशन को हमको अभी पहले हल करना है। तो अब यहाँ जब हम आते हैं तो हमको जर्नल प्रविष्टि को देखना है सबसे पहले। तो जर्नल प्रविष्टि हमारी कैसे होती है, हरण की जर्नल प्रविष्टि। ये हम कहाँ चल रहे हैं, ये हम
हरण पे चल रहे हैं, तो हरण के अंश पूंजी खाता, डेबिट। अब बट्टे का प्रश्न है, इसीलिए ध्यान रखेंगे, बट्टे का प्रश्न है तो बट्टा खाता हमें खोलना है। कब? यदि यहाँ पर हमें बट्टे की राशि प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अंशों का निर्गमन यदि बट्टे पर हुआ है तो हरण करते समय हमें बट्टे की राशि का पूरा उल्लेख करना है। तो जब हम अंशों को निर्गमित करते हैं तब बट्टा खाता क्या होता है? अंश निर्गमन पर बट्टा खाता हम डेबिट करते हैं। अब जब हम हरण कर रहे हैं तो हमको उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हम लिखेंगे अंश निर्गमन पर बट्टा खाता से, ठीक। और जो नहीं दिया है, आवंटन और प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया है, तो आवंटन और प्रथम मांग का खाता खोलना पड़ेगा। तो हो जाएगा अंश आवंटन खाता से और अंश प्रथम याचना खाता से। अब हरण, सीधा हरण की प्रविष्टि, अंश हरण खाते से, ये हो गया हमारी प्रविष्टि। कब? जब बट्टे पर अंशों का निर्गमन हुआ है और प्रश्न है हमारे पास आवंटन और प्रथम मांग का भुगतान नहीं हुआ है। आवंटन केवल क्या भुगतान हुआ है? केवल आवेदन का भुगतान हुआ है, आवेदन का ही भुगतान हुआ है, ठीक। अब हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना है कि अंश पूंजी खाते में कौन सी राशि जाएगी, कितने अंशों का हरण हो रहा है। देखिए, रितु ने, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, रितु ने 1000 अंशों के लिए आवेदन दिया था, आवेदन राशि इतने का दिया था उसने। इसको ध्यान रखेंगे, पर उसे केवल 600 अंश आवंटित हुए। उसको कितने अंश आवंटित या निर्गमित हुए? 600, ठीक। अब यहाँ पर इसके आधार पर हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अंश पूंजी है, तो अंश पूंजी में हम क्या देखते हैं? जितने अंशों को हमें जब्त करना है उसकी राशि कितनी होती है। तो हमें जब्त जितने अंश उसको आवंटित हुए या निर्गमित हुए वही होंगे। तो यहाँ पे हरण हम उसके 600 अंशों का करेंगे, ठीक है। इन 600 अंशों का हरण करेंगे। अब ये कितना, जितनी राशि उसने मांगी है, यहाँ पे हम देखिए प्रति अंश 100 रुपये है, पर यहाँ वो 100 रुपये नहीं मांग रहा है, यहाँ पर वो केवल 85 रुपीज़ मांग रहा है। देखिए 85 रुपये ही मांग रहा है। 25 रुपये आवेदन का, 25 रुपये आवंटन का, जिसमें 10 रुपये बट्टा सही में है, तो कितना हो गया ये? 35 रुपये का, और 25 रुपये मांग का। द्वितीय याचना के पहले ही उसने अंशों का हरण कर लिया, द्वितीय याचना नहीं की। राशि जरूर बताया है पर उसने उस राशि को मांगा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे केवल हम इन 85 रुपये का प्रति अंश के हिसाब से करेंगे। तो यदि ये 600 अंशों को हम 85 रुपीज़ से गुणा करते हैं, प्रति अंश 85 रुपीज़ हुआ, तो कितना हो जाएगा हमारा? 51,000 रुपीज़, ठीक, क्लियर। ये 51,000 रुपीज़ हमारा कहाँ जाएगा? हमको हरण केवल इतने अंशों का करना है, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हमारा पूंजी खाते की राशि हो जाएगी। तो पूंजी में हम कितना लिखेंगे? 51,000 रुपीज़, ठीक हो गया, ये क्लियर। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप में, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता। तो सीधे से बात है, बट्टे की राशि हमारे पास है
अंश कितने हैं, 600 अंशों का ही हरण हो रहा है, इसीलिए हमारा सारा कैलकुलेशन 600 में ही चल रहा है, क्योंकि जो राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो 600 अंशों पर 10 रुपये बट्टा कितना होता है आपका, 6000 रुपये। तो हम बट्टे खाते में 6000 लिख देते हैं। हो गया क्लियर अपना। अब आते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट अमाउंट हो गया, ये हमारा सेकंड अमाउंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड अमाउंट में। थर्ड अमाउंट में हम देखते हैं अंश आवंटन खाता से। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन प्रश्न के अनुसार थोड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये अंश आवंटन खाता से, यहाँ ध्यान रखेंगे कि आवंटन का उसने पैसा नहीं दिया, परंतु उसने आवेदन राशि कितने की दी थी, 1000 अंशों पर। तो रितु ने 1000 अंशों पर 25 रुपये करके दे दिया था ये आवेदन का, तभी तो उसे अंश आवंटित हुए थे। तो कितना हुआ ये 2500 रुपये, 25,000 रुपये हुआ। ये 25,000 उसने भुगतान कर दिया, कब, आवेदन के समय। परंतु उसे कितने अंश आवंटित हुए, 600। यदि उसे 600 अंश आवंटित हुए तो उसे आवेदन का कितना देना चाहिए, उसका आवेदन का अमाउंट कितना बनता है, 15,000। तो अब देखिए उसने दिया कितना था, 25,000, यानी आवेदन की राशि उसने दी 25,000 और उसके आवेदन की राशि एक्चुअली कितनी होती है, 15,000, क्योंकि उसने आवेदन 1000 अंशों के लिए आवेदन राशि भुगतान किया था, दिया था, परंतु कंपनी ने उसे केवल 600 अंश निर्गमित किए। तो कंपनी उसके केवल 600 अंशों का ही पैसा रख सकती है। तो कितना रखेगी कंपनी, 25,000 में से केवल 15,000 रखेगी, ये उसके आवेदन की राशि हो जाएगी। अब जो बचा कितना, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, उसका 10,000 आधिक्य हो गया। आधिक्य 10,000 हो गया, पर प्रश्न में बताया है कि उसके आधिक्य की राशि को आवंटन में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखिए कि उसके आवंटन में प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे उसका आवंटन का अमाउंट कितना बनता है। आवंटन का यदि 600 अंशों का, जितना बट्टे की राशि तो मांगना नहीं है, बट्टे की राशि हमें नहीं मिलेगी, हमें केवल कितनी चाहिए, 25 रुपये करके चाहिए। तो 25 रुपये करके करने से कितना हुआ, उसका आवंटन का उसका अमाउंट हो गया 15,000 रुपये। ठीक, ये उसकी देय राशि हो गई आवंटन की। अब आवंटन की यदि उसकी 15,000 की देय राशि है तो ये आधिक्य को यहाँ समायोजन करना है। इस आधिक्य का यहाँ समायोजन करना है। तो रितु को आवंटन का 15,000 रुपये देना है, पर उसने एडवांस में यहाँ पे 10,000 दे दिया था आवेदन के समय। तो इसको यदि यहाँ समायोजन करें तो वर्तमान में रितु को आवंटन का कितना देना है, मात्र 5,000 रुपये। ये उसका अप्राप्त है, यही पैसा उसका अप्राप्त है। किसका, आवंटन का। तो जो अप्राप्त है वो उसका खाता खोलना है। तो ये 5,000 रुपये यहाँ आवंटन के खाते में 5,000 रुपये ये जाएगा। क्लियर आवंटन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रविष्टि क्या है, प्रथम मांग की। ठीक है, तो प्रथम मांग की कितनी है, 600 अंशों का हम जब्त कर रहे हैं और प्रथम मांग 25 रुपये है। तो हम 25 रुपये से इसको गुणा करते हैं। ये हमारा प्रथम मांग का हो गया अमाउंट 25 रुपये करके, तो ये 15,000 हो गया। तो हमारा अंश प्रथम खाते में, याचना खाते में कितना जाएगा, 15,000 रुपये। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अंश हरण खाते में। देखिए यहाँ पे द्वितीय याचना खाता नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने द्वितीय याचना का राशि ज़रूर बताया है, परंतु वो बार बार प्रश्न में बता रही है कि अंशों का हरण प्रथम याचना के बाद ही हो गया है, तो द्वितीय याचना उसने नहीं की है। तो यहाँ पर हम हरण पे कितना अमाउंट आएगा, तो हरण पे हमको पता है कि
अंश धारक जितनी राशि आवेदन की दे देता है उतने को ही हम हरण करते हैं। तो अंश धारक ने आवेदन की कितनी राशि दी थी? वो 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था। देखिए उसने 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो इतनी ही राशि उसने दिया। तो 1000 अंशों पर यदि वो 25 रुपए करके देता है तो कितना दिया था? 25,000 दिया था। ये कैलकुलेशन क्लियर है अपना, है ना? तो हम 25,000 इसमें लिखते हैं, अंश हरण खाते में 25,000 रुपये। अब देखिए आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट पूरा टैली हो जा रहा है ना? यहाँ 25 और 15 कितना हो गया आपका? 40 में 5 जोड़े 45 और फिर 6 जोड़े 51। तो आपका डेबिट का 51,000 और क्रेडिट का 51,000। नरेशन क्या हो जाएगा इसका? नरेशन होगा हमारा 600 अंशों का। अब यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वितीय याचना नहीं हुई है, इसीलिए 600 अंशों का प्रथम याचना के बाद हरण किया। क्लियर? तो ये हमारा प्रश्न फर्स्ट वाला अपना हमारा जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारा कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था? आवंटन और प्रथम मांग की राशि नहीं दी है। तो आवंटन और प्रथम मांग की राशि नहीं दी है, इसीलिए हमने ये दोनों खाता खोला। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसी प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न में हमारे पास सेकंड कंडीशन था एक। तो ये सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन था केवल प्रथम मांग नहीं दिया है, केवल प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया। ठीक, तो प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अब जब प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है तो क्या क्या दे दिया है? तो उसने अप्राप्त केवल क्या है उसके पास? अप्राप्त उसके पास प्रथम याचना है बस। और प्राप्त क्या क्या है? प्राप्त उसका आवेदन प्लस आवंटन। ठीक, इतने का ही हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। तो जो हमें प्राप्त हो गया उसका खाता नहीं खोलना, इसीलिए अंश आवंटन खाता यहाँ से हट जाएगा। बट्टा खाता खुलेगा ही। आपको ये ध्यान रखना है, यदि अंशों का बट्टे पर निर्गमन हुआ है तो बट्टे की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो इसीलिए उसका लेखा हमने जब अंशों का निर्गमन किया था बट्टे पर, तब बट्टा खाता को हमने डेबिट करके खाता खोला था। तो अब जब बट्टे ये इस अंश का लेखा यहाँ खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हमें अंश निर्गमन पर बट्टा खाता को भी बंद करना है। इसीलिए हम यहाँ पर अंश निर्गमन बट्टा खाता क्रेडिट करेंगे। कितने से? वही अमाउंट है जो हमारा कितना है बट्टे का, 600 अंशों पर 10 रुपये करके 6000 रुपये, ये बट्टे का हो गया हमारा। ठीक, वो चला गया। अंश पूंजी का जो कैलकुलेशन हमारा पहले था वही रहेगा, क्योंकि हमने 600 अंशों पर केवल 85 रुपीज़ ही मांगा है, इसीलिए हम 85 रुपीज़ से ही इसकी गणना करेंगे। ये 85 रुपीज़ क्या है? इसमें देखिए बट्टे का हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब आप अंशों के पूंजी खाते में जाते हैं तो आप इस बट्टे को हटा नहीं दे, इसको अलग नहीं करेंगे, ये आपका बट्टा इसमें शामिल रहेगा। तो अंश पूंजी में जब आप हरण करेंगे तो ये बट्टा यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास अलग से दिया है, लेकिन हमको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस 25 के साथ हम बट्टे को लेते हैं तब ये 35 होता है। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट प्लस करने से हमको ये अमाउंट मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अंश निर्गमन पर हो गया आपका, अंश पूंजी पर ये 51,000 हमको मिला, तो ये भी हमारा हो गया है, ये पहले जो किया था हमने। अब आते हैं हम अंश प्रथम याचना खाता से। प्रथम याचना में हमारे पास अमाउंट क्या है जो हमने नहीं दिया? तो प्रथम याचना का
6000 अंशों पर 15 रुपये करके नहीं दिए थे, सॉरी 25 रुपये करके नहीं दिए थे, तो हो गया वो 15,000 रुपये। तो हम प्रथम याचना में 15,000 रुपये की प्रविष्टि करते हैं। अब अंश हरण खाते में कितना अमाउंट जाएगा? अब देखिए अंश हरण खाते में हमारा कैलकुलेशन कैसे बनता है। जो राशि हमें मिल गई है हरण खाते में 600 अंशों पर जाएगा। अंश हरण खाते में आप ध्यान रखेंगे कि जो राशि प्राप्त हो गई है, ठीक, तो हम ये देखते हैं कि हरण खाते में हमारे पास अमाउंट कैसे जाता है। ये जाता है हमारा ये दोनों, ठीक। तो आवेदन का कितना हो गया, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं फर्स्ट दोनों मेथड बताऊंगी। तो फर्स्ट देखिए, आवेदन का हमारा कितने अंश उसके आवंटित हुए थे, उसको 600 अंश आवंटित हुए थे 25 रुपये करके, तो कितना हो गया था 15,000। और आवंटन का कितना हुआ उसका, आवंटन का भी 600 अंशों पर कितना प्राप्त हुआ था, होना चाहिए उसको 25 रुपये, तो कितना हो गया, ये भी 15,000 हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि केवल प्रथम मांग प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवंटन प्राप्त हो गया है, तो आवंटन का पूरा पैसा प्राप्त हो गया, तो हम पूरे पैसे को उसका हरण कर लेंगे। तो 15 कितना हुआ, 30,000 हुआ। तो देखिए ये 15,000 और ये 15,000 दोनों को हम प्लस किए तो हमको हरण खाते का 30,000 अमाउंट प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? देखिए टोटल में आपका क्लियर भी हो गया अमाउंट। अब हम इसका सेकंड मेथड देते हैं कि हमको कैसे अमाउंट प्राप्त होता है, क्योंकि हमने देखा कि वो आवेदन का उसने कितना दिया, हम कैलकुलेट करते हैं सीधा। आवेदन का उसने कितना दिया, 25 दिया है ना। आवेदन का उसने क्या किया था, 1000 अंशों पर 25 रुपये आवेदन दिया था उसने, तो ये 25,000 हुआ था उसका। और आवंटन पर क्या हो गया था, यहाँ से 10,000 का समायोजन हुआ था, उसको आवंटन का केवल कितना देना था, 500 देना था, तो भी ये 30,000 हो गया। तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे उस मेथड से करें, अमाउंट आपका 30,000 ही आएगा। और ये क्वेश्चन हमारा फिर यहाँ पर क्लोज होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो सममूल्य पर अंशों का हरण, प्रीमियम पर अंशों का हरण और बट्टे पर अंशों का हरण, ये सिर्फ हरण की जनरल प्रविष्टि ही आपको 3 मार्क्स की एग्ज़ाम में आती है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।